हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो कैसे हैं आप लोग सभी। दिस इज अनिल और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को पता है कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी आपका ईवीएस की ये लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम एनर्जी रिसोर्सेज देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, किस तरह से एनर्जी बना के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं या उसे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर डिफरेंट पर्पजेज हम एनर्जी रिसोर्स देख रहे हैं और एनर्जी रिसोर्सेज के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो आज के इस सेशन के अंदर आप लोग क्या देखेंगे वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि ये हाइड्रो एनर्जी देखेंगे और जियोथर्मल एनर्जी देखेंगे। हाइड्रो एंड जियोथर्मल एनर्जी। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्लियर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अब है क्या, उससे पहले ये आपको समझने बहुत जरूरी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एंड ब्रॉडली यूटिलाइज्ड रीन्यूएबल। ये जरूर याद रखेंगे स्टूडेंट, रीन्यूएबल का मतलब होता है जिसे बार बार एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है। तो अब ये कैसे होता है, ये पानी से बिजली बनाई जाती है, मतलब पानी की हेल्प से बिजली बनाई जाएगी। बहुत ही हाइट के ऊपर एक डिफरेंट हाइट के ऊपर, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत बड़े डैम्स बना दिए जाते हैं और इस डैम का पानी जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे टरबाइन सिस्टम होता है। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो टरबाइन घूमती है। टरबाइन के अंदर बहुत सारे शाफ्ट लगे होते हैं, एक्सल्स लगे होते हैं। जब वो शाफ्ट रोटेट करती है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे बिजली बनाई जाती है। तो आवर कंट्री इज इंडोड विद इमेंस अमाउंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोजीशन 5वें नंबर पे आते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द वर्ल्ड। द पावर जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इज यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस। बहुत सारे मकसद होते हैं, उद्देश्यों के साथ, पर्पसेस के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। कुछ लिस्ट दी गई है जिसके अंदर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारे लगाए गए हैं इंडिया के अंदर। देखिए पहली लिस्ट देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश जो कि कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये आपको याद होने चाहिए, एज इट इज याद होने चाहिए इस लिस्ट को देख के। आंध्रा में दो हैं, आंध्रा के अंदर एक दोनों ही कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के लिए माचकुंड जो है, इसके नाम से याद रखेंगे, सिरसाइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, माचकुंड। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे गुजरात। आपका हिमाचल प्रदेश में बायरा शूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और ये बहुत सारे हिमाचल के अंदर भी देखेंगे तो 3 हिमाचल के अंदर हो गए। जम्मू कश्मीर में चेनाब और झेलम रिवर पे सलाल और उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। एक बार जल्दी से लिस्ट तैयार कीजिए, नोट करें इनको। ये एज इट इज, अब इनमें समझने की बातें नहीं है, ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, इन्हें याद कीजिए स्टूडेंट। प्रॉपर नोट्स आपके क्रिएट होने चाहिए, नोट्स आपके प्रॉपरली मैनेज्ड होने चाहिए, आराम से लिखे हुए होने चाहिए। और थोड़े से स्पेसियस नोट्स हों, तो करंट अफेयर्स का कुछ भी टॉपिक अगर ऐड करना हो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका में काली नदी, शरावती। कर्नाटक में भी 3 इंपॉर्टेंट देखें। आपके मध्य प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट, सोन, नर्मदा और रेहान रिवर पे। कर्नाटक में देखेंगे कावेरी, शरावती और काली नदी। केरला में पेरियार और इद्दुकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इद्दुकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका कोयना जो कि महाराष्ट्र में कोयना रिवर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है जी। हीराकुंड बहुत इंपॉर्टेंट, हीराकुंड महानदी नदी पे हीराकुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जल्दी से जो मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं उन पे जरूर हाईलाइट करें कि वो इंपॉर्टेंट है। ये याद करना है बस आपको, सिर्फ याद करते हुए चलें इनको, हर एक पॉइंट जो एग्जाम के लिए है।
अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में सोन पे बनसागर, नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कॉमन है, रिहांड रिवर पे रिहांद नाम से। महाराष्ट्र में कोयना, मणिपुर में लेमतक जिसे लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में दो इंपॉर्टेंट, सिलेरू और महानदी नदी पे बालीमेला और हीराकुंड। सिक्किम में रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कर्नाटक में काली नदी पे काली नदी, शरावती और कावेरी पे एक श्रीवांशमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अब इसमें होते क्या हैं आप सभी को मैंने बता भी दिया था कि इन पावर प्लांट के अंदर बिजली तैयार की जाती है। जब भी मैं पावर की बात कर रहा हूं तो बिजली की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिजली की बातें हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब हाइड्रो एनर्जी है क्या? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये इंडिया का नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है। ये 1975 में बना टू प्रमोट ऑर्गेनाइज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को मैनेज करने के लिए NHPC लिमिटेड प्रेजेंटली इंस्टॉलेशन ऑफ, किस चीज का इंस्टॉलेशन है? यहाँ पे 14 हाइड्रो पावर स्टेशंस के साथ 5295 मेगावाट बिजली का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। सम इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड बाय NHPC आर एट सलाल एंड डलहस्ती इन J&K, तनकपुर इन उत्तराखंड, आपका चमेरा हिमाचल प्रदेश में, चोतक हो गया आपका, तीस्ता हो गया, सेवा, तीस्ता 5, ओम्बेश्वर, धौलीगंगा उत्तराखंड के अंदर, रंगित सिक्किम, और यह मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। ये पुरानी लिस्ट में आपने प्रीवियस लिस्ट के अंदर आपने सभी चीजें एक एक करके देखी थी, क्लियर है। तो ये है कुछ इस तरह की बातें कि आपको ये याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि NHPC मींस नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1975 के अंदर बना, जिसका काम था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये स्टेटमेंट के अंदर आपके आने वाले एग्जाम्स में स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इंडिया इज ब्लेस्ड विद इमेंस अमाउंट, मैं पहले भी आपको बता चुका था कि यहाँ पे इकोनॉमिकली हाइड्रो पावर पोटेंशियल को अब कितनी कैपेसिटी का बनाने की सोचा जा रहा है, 1,48,700। टोटल अबाउट 23% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कम्स फ्रॉम हाइड्रो पावर। लगभग 23% पूरी इलेक्ट्रिक पावर का 23% दुनिया में सिर्फ हाइड्रो पावर से बिजली आती है, पानी की हेल्प से। इंडिया इज इंडोड विद एक्सप्लोटेबल कुछ 84,000 मेगावाट एट 60% लैंड फैक्टर। इस तरह की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की। जल्दी से नोट करें, ये पॉइंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब देखिए कि किस तरह से बिजली बनाई जाती है। अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने डैम बना दिया, यहाँ पे डैम बना दिया, ये रिवर है, यहाँ से डैम बनाया। डिगैसिंग प्रेशर चेंज व्हेन वाटर इज रिलीज्ड, फ्रीज गैसेस फ्रॉम वाटर, यहाँ से डिफ्यूजन हुआ है, प्लैंकटन वगैरह, हाई पावर, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। आप समझो, जब हमने पानी को यहाँ से यहाँ इतनी हाइट पे लेके गए तो वो भी कुछ एनर्जी के साथ ही लेके गए थे। हमने कुछ प्राइमरीली एक्सटर्नल सोर्स लगाया कि यहाँ पे पानी पहुँचाया जाए। अब यहाँ से पानी को गिराया जाता है, यहाँ से पानी को नीचे गिराया जाता है। यहाँ पे टरबाइन सिस्टम लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, और जब ब्लेड्स पर पानी गिरेगा इतनी हाइट से, तो बेसिकली जब मैं हाइट की बात करता हूँ, जब भी मैं हाइट से जो एनर्जी बनेगी उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी लग रहा होगा कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉज्ड ड्यू टू द हाइट। जो हाइट की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली यहाँ पे जो ब्लेड लगे होते हैं, इन ब्लेड्स में घुमाया जाता है, और इन ब्लेड्स पे जब बिजली ये गिरेगा पानी, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इन ब्लेड्स को घुमाएगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर मैकेनिकल एनर्जी जब बनेगी तो मैकेनिकल एनर्जी से शाफ्ट मूव करेगा, और जब ये शाफ्ट मूव करता है, इसमें बहुत बड़ा सेटअप लगा होता है अंदर, तो यहाँ पे जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा
और जब अपनी एक्सिस पे शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, कोइल्स वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे कोइल्स लगी होती हैं, कॉपर कोइल्स है ना, तो ये कोइल्स मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जल्दी से लिखें, जो भी मैंने समझाया ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है कि आपकी बिजली कैसे बनती है टरबाइन सिस्टम से। कैप्लन, बहुत सारी टरबाइन सिस्टम होती है, आपका कैप्लन हुआ है ना, कैप्लन मॉडल भी बहुत अच्छा माना जाता है। और जब यहाँ पे ये सब डैम वगैरह लगाया जाता है तो फ्लड की सिचुएशन भी आ जाती है। फ्लडेड प्लांट्स, सोइल डिके अकर्स आफ्टर रिजर्वायर इज फर्स्ट फिल्ड। जब रिजर्वायर को जहाँ पानी स्टोर हो रहा है वो भर जाता है तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो डूब जाते हैं। वाटर लेवल चेंजेस, प्लांट्स ग्रो ऑन बैंक्स व्हेन वाटर ड्रॉप्स देन डाई व्हेन इट राइजेस। जब यहाँ से पानी रिजर्वायर की तरफ जाएगा तो नदियों का पानी यहाँ से सूख जाता है, जिसकी वजह से पहले तो किनारों पे पौधे उगते हैं, पर जब पानी खत्म हो जाता है तो मरना स्टार्ट कर देते प्लांट्स। ये कुछ इम्पैक्ट डिसएडवांटेज भी हैं डैम सिस्टम के, मतलब रिवर सिस्टम के। जल्दी जल्दी से लिखें स्टूडेंट, हर एक पॉइंट को आराम से क्लियर करते हुए चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? जब आप यहाँ पे पानी वानी इकट्ठा करते हैं रिजर्वायर के अंदर तो क्या होगा कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन आर एमिटेड फ्रॉम रिजर्वायर्स, टर्बाइंस एंड स्पिलवेज। इनसे ये हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। मीथेन ओनली अकाउंट्स फॉर 104 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ ऑल दीज एमिशंस। जब सबसे ज़्यादा मीथेन का प्रवाह होता है। मीथेन इज जनरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन एंड सोइल सबमर्ज्ड बाय द रिवर। जो रिजर्वायर जिसमें पानी इकट्ठा था उनके डूबने के कारण जो आपके मीथेन है, वेजिटेशन और सोइल के डिकम्पोजिशन से, वेजिटेशन और सोइल, मिट्टी और मिट्टी पे उगने वाली नेचुरल वेजिटेशन को जब डिके करेंगे उसको डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि रिजर्वायर के नीचे है वो, तो उससे मीथेन एमर्ज होगी। अब ये मीथेन क्या कर सकती है? ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ा सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। क्लियर है? ठीक है जी। हाइड्रो पावर डैम्स लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स जनरेट मोर मीथेन, ज्यादा मीथेन क्योंकि हीट ज्यादा है, टेम्परेचर जोन में है। अगर ट्रॉपिकल रीजन में डैम्स लगे हुए हैं तो उससे मीथेन और ज्यादा निकलेगी। Although methane in the atmosphere stays for only a short while compared to carbon dioxide, more than 80% of methane emissions come from water storage reservoir। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम आगे पहले भी बातें कर चुके हैं कि जहाँ वाटर स्टोरेज रिजर्वायर हैं उनसे ज़्यादा मीथेन निकलती है और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा सकती है। ये आपका टरबाइन है, मैं फिर से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ये जनरेटर लगा हुआ है, ये टरबाइन है आपका, ये ब्लेड्स हैं बहुत सारे। जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये ब्लेड्स घूमेगा, उसके बाद ये जनरेटर भी मूव करेगा। दिस इज शाफ्ट और इसके अंदर कोयल लगे हुए हैं। दिस इज रोटर, स्टेटर। ठीक है जी, ये रोटर है, ये घूमेगा। तो ये जो घूमेगा तो कोयल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जब जनरेट होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जनरेट करेगी जिससे बिजली बनाई जाएगी। दिस इज टरबाइन ब्लेड्स, ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं, रोटर है, स्टेटर है, ये जनरेटर है। इस जनरेटर के अंदर बिजली को स्टोर किया जाएगा और फिर इस बिजली को वायर की हेल्प से आपकी डोमेस्टिक पर्पस के लिए या कंपनी इंडस्ट्री के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए बिजली का प्रवाह होगा, बिजली को पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जल्दी से नोट करें स्टूडेंट। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टरबाइन बहुत तरह की होती है। एक हाइट से जब पानी गिराया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी, जब इस हाइट से पोटेंशियल एनर्जी से ये बनाया जाएगा तो इट कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, बिकॉज conservation, according to the law of conservation of energy, the energy neither be created nor be destroyed। अलग से एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, ना ही ख़त्म की जा सकती। जितनी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पंप्ड स्टोरेज रीयूजिंग वाटर फॉर पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ये पंप स्टोरेज भी यहाँ से भी बिजली का बनाया जाता है। जैसे डे टाइम में वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू टर्बाइंस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे नाइट टाइम में वाटर पंप्ड अप हिल टू रिजर्वायर फॉर टुमारोज यूज़। फिर वापस से मान लिया यहाँ से जो पानी है, यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, तो यहाँ से पानी जब आएगा तो ये पानी यहाँ आ जाएगा, फिर इस पानी को दोबारा से यहाँ पे भेज दिया जाता है ताकि कल के लिए पानी को गिरा के डे टाइम में फिर से बिजली बनाई जा सके। क्लियर? दिस इज पंप्ड स्टोरेज। एक ही पानी से ज़्यादा बिजली बनानी है। बस इस पानी का ये यूज़ नहीं, पानी कंज्यूम नहीं होता, पानी कंज्यूम नहीं होगा, पानी को रिसाइकिल कर दिया जाएगा, वापस से भेज दिया जाएगा ऊपर, ताकि फिर से पोटेंशियल एनर्जी को गिरा के पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? तो रीयूज़ किया है वाटर का, क्योंकि पानी कंज्यूम नहीं हो रहा है, रिएक्शंस थोड़ी ना कर रहा है कोई, पानी का कोई प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। पानी से बस इतना है कि रिजर्वायर में से मीथेन जरूर निकल रही है। टाइडल और वेव पावर की अगर मैं बात करूं कि अर्थ के सरफेस पे 70% वाटर है। जब पानी गर्म होता है तो ओशन करंट और विंड करंट भी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये वेव्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव करेंगी। और यहाँ पे ओशंस के अंदर बहुत सारे स्टेशंस लगाए हुए हैं, हाइड्रो पावर स्टेशंस, जिसमें एनर्जी, वेव की एनर्जी, यानी समुंदर में जो वेव्स क्रिएट हुई उस वेव एनर्जी को किसी कॉन्टिनेंट पे एस्टिमेट किया जाता है कि 2 से 3 मिलियन मेगावाट। जब वेव्स कोस्टल एरियाज पे टकराएंगी तो कोस्टल एरियाज पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइडल एंड वेव पावर। और ये सभी के सभी, एक और इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही नेचुरल सोर्स है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ठीक है? नेचुरल सोर्स हैं टाइडल एंड वेव पावर। टाइडल मतलब टाइड्स। अब ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि टाइड्स जो होते हैं पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, पानी का ऊपर नीचे जाना। एक महीने में 2 बार स्प्रिंग टाइड भी आती है, बहुत हाइट पे जाता है पानी, और जब हाइट से नीचे गिरेगा तो हम ओशंस के ऊपर, सीज के ऊपर हमने बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, टरबाइन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे फिर वही सेम प्रोसीजर कि टरबाइन पे जब पानी गिरेगा। अब देखिए ये नेचुरल तरीके से पानी ऊपर उठा है, लेकिन टरबाइन सिस्टम में हमने पीछे जब हम स्लाइड देख रहे थे तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स से रिजर्वायर और डैम बना रहे थे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे नेचुरल है पूरा। टाइडल पावर की मैं बात कर चुका हूँ कि इस्चुरीज और फोर्सिंग द टाइडल पावर, जो इस्चुरीज हैं आपके गल्फ एरियाज हैं, आपकी बे है, आपकी एस्चुरीज हैं, इनके ऊपर पानी का लेवल ज़्यादा होता है। ये नैरो होते हैं। अगर ये नैरो हैं तो यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा होगी पानी की, और जितनी हाइट होगी पानी की उतना ही क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि बेसिन के लो टाइड और ये सब। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट mgh, m इंटू जी इंटू एच। अगर जितनी हाइट ज़्यादा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा। जितना पानी का मास बढ़ाओगे, मास ज़्यादा करोगे, तब भी क्या होगा, जितना ज़्यादा पानी, ज़्यादा वेट का पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, उतनी ही ज़्यादा तेज स्पीड से ब्लेड मूव करेंगे टरबाइन के, और उतनी ही जल्दी और ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। तो ये है टाइडल पावर। टाइड्स के ऊपर, टाइड्स के द्वारा, यानी टाइड्स के पानी के कारण रोटेट की थी आपकी टरबाइन पावर स्टेशंस में। यहाँ आप देख पा रहे हैं, दिस इज वेव फ्रंट। ऐसे वेव्स का सर्कल बनता है, कोस्टल एरिया से टकराता है, इसे ही बोलते हैं। और ये समंदर के अंदर भी हमने बहुत सारे सिस्टम लगाए हुए हैं। दिस इज वेव पावर प्लांट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के अंदर ही लगाए जाते हैं ये सब। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की।
अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जियोथर्मल एनर्जी की, कि जियोथर्मल एनर्जी में आप क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए जियोथर्मल का मतलब होता है, जियो मीन्स जमीन और थर्मल मीन्स टेम्परेचर, हीट। तो यानी ऐसी एनर्जी जो जमीन की हीट और टेम्परेचर के कारण जो हमें एनर्जी मिली है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। तो यानी एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इन वाटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। देखिए एक लैप्स रेट होती है, उसे समझते हैं कि लैप्स रेट क्या है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, मैं एक बार बताना चाहूंगा, 32 मीटर अगर आप नीचे जाते हैं, 32 मीटर अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका राइज करेगा। दिस इज द लैप्स रेट। आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका राइज होगा। इसका क्या मतलब है कि अर्थ के सरफेस के नीचे, अर्थ के सरफेस यानी क्रस्ट के नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 32 मीटर, हर 32 मीटर बाद बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि नीचे का पानी बहुत गर्म है अर्थ के सरफेस के नीचे, यानी वाटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज वेरी वेरी हॉट। तो यहाँ पे बहुत सारे गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स हैं जो इंजेक्टिंग लार्ज कॉलम्स ऑफ वेरी हॉट वाटर, और उससे स्टीम मिलेगा, और इसी स्टीम से, स्टीम इंजन्स वगैरह से भी आपको पता ही है स्टीम इंजन, तो इसी स्टीम एनर्जी से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। स्टीम से मैकेनिकल एनर्जी, और फिर इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि किस तरह से जियोथर्मल एनर्जी को एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा एक हॉट स्प्रिंग है, नीचे देखेंगे आप, नीचे अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत गर्म पानी ऊपर आया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के सिस्टम लगा देंगे जिसको कैप्चर कर लिया जाएगा। इस स्टीम को, ये जो स्टीम भाप बनी है, ये जो भाप बनी है, ये जो गर्म भाप बनी है, यानी वार्म वाटर वेपर, वार्म वेपर्स बने हैं और वार्म गैस की तरह होती है, तो ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगी। आप देख सकते हैं जब आप प्रेशर कुकर आपने देखा है, आपने देखा कि गैस पे रखेगा, जितना पानी उसके अंदर गर्म होता रहेगा, स्टीम जनरेट होगी, तो फिर सीटी बजती है, विस्लिंग होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। बेसिकली प्रेशर से ही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को किसी रोटेट करवा के, ब्लेड्स वगैरह, शाफ्ट को जोड़ के बिजली तैयार की जा सकती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये था आपका हॉट स्प्रिंग। अब जियोथर्मल एनर्जी के कुछ टाइप देख लेते हैं। कुछ होते हैं डायरेक्ट जियोथर्मल एनर्जी, और कुछ होते हैं ग्राउंड सोर्स, और जियोथर्मल पावर प्लांट्स भी लगे होते हैं। This is where the water vapor is available, water is available either very close to the earth surface, यानी ये डायरेक्ट है, डायरेक्टली फॉर हीटिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। बेसिकली अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास में ही कुछ पानी गर्म होगा, उस पानी को बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, हीट करने के लिए, या वॉशिंग, कपड़े या लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए हमें इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना यूज़, इसको इतनी तेज स्टीम नहीं होती कि इसे बिजली बनाई जा सके। ग्राउंड सोर्स जियोथर्मल की अगर मैं बात करूं, बिलो द ग्राउंड, पर नॉट टू डीप, इतना भी डीप नहीं है, पर बिलो द ग्राउंड है, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर ही था। बिलो द ग्राउंड में क्या होगा कि कुछ बोर होल्स बना के, पाइप्स और बोर होल्स, उस पानी को निकाला जाता है, उस स्टीम से बिजली बनाई जा सकती है। दिस हार्नेस इज एक्सट्रीमली हॉट वाटर, क्योंकि ये बहुत ही डीप है, यूजिंग वर्टिकल बोर होल्स, नीचे बोर बने होते हैं, और वहाँ की स्टीम को बाहर निकाला जाता है, और उस स्टीम से बिजली बनाई जाएगी। ठीक है जी। जियोथर्मल हीट पंप्स लगे होते हैं, ग्राउंड सोर्स हीट पंप भी बोलते हैं इन्हें। वेरी एफिशिएंट वे टू हीट एंड एयर कंडीशंस होम्स एंड बिल्डिंग इट एंड मूव हीट टू इन 2 ways. During the colder winter months, low temperature heat is withdrawn from the ground. यानी हीट सोर्स की तरह जब कोल्ड विंटर सीजन होता है तो इस पंप के थ्रू, हीट पंप के थ्रू जो है ऊपर से गर्म हवाएं, नीचे से गर्म हवाएं ले लेंगे हम, और ऐसे ही गर्म टाइम पे हम हॉट समर मंथ के अंदर जियोथर्मल हीट पंप को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर देंगे, रिमूविंग द हीट फ्रॉम द बिल्डिंग से एयर कंडीशनिंग की तरह काम करेगा। क्लियर? जियोथर्मल एनर्जी का एडवांटेज यही है कि पूरी तरह से आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही मिलते हैं, और रिन्यूएबल है, धरती के नीचे से ही किया है, कोई बाहर से हमने कुछ नहीं किया।
क्लीन एनर्जी है, नो फॉसिल फ्यूल कंबशन, किसी भी तरह का कंबशन एयर पोल्यूशन नहीं होता इससे, ना ही पानी वेस्ट भी होता और ना ही वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत हाई एंड लो टेम्परेचर एप्लीकेशन पे ही है कि जहाँ ऐसे एरियाज देखे जाते हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है गर्म पानी नीचे का गर्म हो रहा होता है। जियोथर्मल पावर स्टेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्मॉल मेकिंग जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मच चीपर, सस्ता ही पड़ता है, बहुत चीप रह जाता है, ये सस्ता है। ग्राउंड बेस्ड जियोथर्मल हीट पंप्स फॉर हीटिंग एंड कूलिंग कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसे ग्राउंड बेस्ड वाले को, जो मैंने बताया कि एज ए एयर कंडीशनिंग, एज ए हीट पंप की तरह, हीट पंप नीचे लगा दिए जाते हैं। कूलर में जब कोल्डर विंटर होती है तो नीचे से गर्म ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं। अगर रिवर्स डायरेक्शन करना है तो वो समर सीजन में, ताकि समर सीजन की जो हीट है वो नीचे चली जाए। थियोथर्मल एनर्जी के डिसएडवांटेज ये भी हैं, may not be considered as renewable sources as a sustainable one, इतना नहीं है कि कई बार डिसबैलेंस होता है, चीज़ें सेफ्टी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अर्थ से रेडियो एक्टिव डिके भी होता है, तो जिसकी वजह से कुछ पोल्यूशन हो सकता है। पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड की हर जगह पे ही जियोथर्मल रिसोर्स नहीं होते हैं, जैसे ओल्ड फेथफुल गीज़र इन यूएसए के अंदर है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे है, ऐसा नहीं तो हर जगह नहीं अवेलेबल। रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ एक्सकेवेशन, जब ये ऐसा लगाया जाता है गीजर वीजर और हॉट स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं तो ज़्यादा एरिया चाहिए होता है एक्सकेवेशन के लिए। स्टीम एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू लो, कुछ साइट्स पे रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम के बाहर निकलने से बहुत ही, एक बार निकलने के बाद बहुत टाइम लग जाता है फिर दोबारा से स्टीम जनरेट होने में। मे रिक्वायर्स द ड्रिलिंग ऑफ न्यू वेल्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज, कुछ टाइम बाद नए वेल्स, नए एक्सकेवेशन, नई खुदाई करनी पड़ती है। जियोथर्मल एनर्जी इंडिया की बात करें तो टाटा पानी छत्तीसगढ़ में, पूगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैम्बे, मणिकरण, सूरजकुंड और चौतमतगंग, ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कश्मीर और छत्तीसगढ़ के अंदर ये कुछ जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट लगे हुए हैं इंडिया के अंदर। क्लियर है? तो ये था आज का सेशन जिसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा। इस सेशन के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हाइड्रो एनर्जी और आपकी जियोथर्मल एनर्जी का यूज है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। कुछ भी समझ में ना आए तो डाउट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ डाउट लिखें अपना, द कंसर्न फैकल्टी विल आंसर यू। तो जितना हो सके पढ़ते रहें, प्रिपेयर करते रहें, जो नहीं समझ में आए वो पूछते रहें, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया अपने सुंदर नोट्स भी बनाया करें। जितने सुंदर नोट्स होंगे उतनी ही बेहतर तैयारी होगी, रिवीजन होगी। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ज्ञानम साइड। And to stay updated about government jobs, you can follow us on Gyanam Insta, Gyanam Telegram and Gyanam YouTube. So thank you guys. मैं अनिल अब आपसे अलविदा चाहता हूँ, तब तक stay tuned with the Gyanam digital platform. Thank you.